डियर स्टूडेंट्स, आज अपने 12th क्लास रसायन विज्ञान का फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था करेंगे और हिंदी मीडियम लिख दो। तो जैसा कि अपने जानते हैं कि कोई भी द्रव्य होता है तो उसकी मुख्य गति भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी दो अवस्थाएं होती है और इन दोनों को मिलाकर कुल भौतिक अवस्थाएं जो अभी तक डिस्कवर हुई है वो है 5। यदि ये कार्य की मुख्य भौतिक अवस्था कितनी है तो आप कहोगे 3। ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 5 अवस्थाएं हैं बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये द्रव्य की जो 5 भौतिक अवस्थाएं हैं इनमें मुख्य तो तीन हैं, ये ठोस, द्रव, गैस, और ये 2 अतिरिक्त भौतिक अवस्थाएं हैं। इनमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो द्रव और गैस होते हैं इनको तरल भी कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि द्रव और गैस के द्रव्य में गति पाई जाती है और गति के कारण ही इनको तरल कहते हैं, जबकि ठोस को तरल नहीं कहते हैं क्योंकि इसके कारण में गति नहीं होती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली तरल किसे कहते हैं? हमें ऐसे द्रव्य जिनके कणों में गति होती है उन्हें तरल कहते हैं। तो जितने भी द्रव या गैस अवस्था वाले द्रव्य हैं आप उनको तरल कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अपने बात करते हैं कि कोई भी द्रव्य है या कोई भी अपने पास जैसे कोई पदार्थ है तो उसकी भौतिक अवस्था डिपेंड उस पर करती है। क्या कहें? द्रव्य या कह दो कि कोई पदार्थ है कि भौतिक अवस्था निर्भर किस पर करती है? द्रव्य और पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्यतः निम्न 2 कारकों पर निर्भर करती है। निम्न 2 कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक? पहला है अंतराणिक आकर्षण और दूसरा है उष्मीय ऊर्जा या इसको तापीय ऊर्जा। देखो, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के जो कण होते हैं इनमें गैस के कणों के पास तापीय ऊर्जा सर्वाधिक होती है और तापीय ऊर्जा अधिक होने के कारण ही गैस के जो कण होते हैं ये आपस में अधिक दूरी पर फैले हुए होते हैं और इसलिए अपने ये कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस इनमें सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा जो है ये गैसों में रहेगी। जबकि अंतराणिक आकर्षण बल जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि द्रव्य के कणों को पास लाने का कार्य होता है। तो ठोस के जो कण होते हैं ये ज्यादा पास में होते हैं क्योंकि उनके कणों का जो अंतराणिक आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ठोस से गैस की ओर जाएंगे तो तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन अपने अंतराणिक आकर्षण बल की बात करें, अंतराणिक आकर्षण बल, तो ये जो है ठोस से गैस की ओर जाएंगे तो बढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनमें तापीय ऊर्जा और अंतराणिक आकर्षण बलों का आपस में क्या संबंध है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं कि जैसा कि लेसन में है कि इस लेसन में अपने को ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, मतलब द्रव्य की ठोस अवस्था के क्या गुण होते हैं, इनकी क्या संरचनाएं होती है, इनका क्या चुंबकीय व्यवहार होता है, ये सब अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ठोस। तो ये ठोस
ठोस के सबसे पहले बात करते हैं गुणों की। ठोस के गुण। देखो ठोस जो होते हैं, सबसे पहली बात कि ठोस के जो कण होते हैं उनमें अंतराल में आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण वो कठोर होते हैं। तो अपने लिख सकते हैं इनके कणों के मध्य अंतराणिक आकर्षण बल अधिक होता है। इसी कारण ये कठोर होते हैं। ये विशेषता मुख्य रूप से याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि ठोस कठोर होते हैं क्यों। तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हो क्योंकि इनके कणों के मध्य अंतराल का आकर्षण बल अधिक होता है और सामान्य ताप पर इन बलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः ये कठोर होते हैं। अच्छा, दूसरा, जितने भी ठोस होते हैं इनका जो द्रव्यमान होता है, इनका द्रव्यमान आयतन, इनका द्रव्यमान आयतन व आकृति निश्चित होती है। अच्छा, इसके अलावा जो ठोस होते हैं इनके कणों के मध्य अंतराल का आकर्षण बल ज्यादा है, तो अपने ये कह सकते हैं कि इनमें अंतराल में जो दूरियां होती है लघु होती है। इनमें अंतराल दूरियां लघु होती है। और इसके अलावा में बात कर सकते हैं इसके घनत्व की। तो इनका जो घनत्व होता है वो द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। तो अपने लिख सकते हैं इनका घनत्व उच्च होता है। अच्छा, इसके अलावा एक गुण अपने ये भी लिख सकते हैं कि इनके जो कण होते हैं ये अपनी स्थिति पर रहते हैं, गति नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा कण जो होते हैं वो दोलन कर सकते हैं, अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक गुण में ये लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमने बात की ठोस के गुणों की, जिसमें इस गुण को विशेष ध्यान रखना है। अंतराल में आकर्षण बल प्रबल होते हैं और इसी के कारण से ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। द्रव्यमान आयतन आकृति निश्चित होती है, अंतराल की दूरियां होती है ये लघु होती है और घनत्व द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, अधिक। अब अपने बात करते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार कह दो या कह दो ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण देखो, हमारे सिलेबस में ठोसों का वर्गीकरण जो है इसके लिए अलग अलग आधार दिए गए हैं वर्गीकरण करने के। जिसमें पहला आपने पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का क्या आधार है कि जो उसके अवयवीकरण होते हैं, ठोस के जो अवयवीकरण है उनकी आपस में व्यवस्था कैसी है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपने लिखते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार।
दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें पहला पार्ट आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा पार्ट आ जाएगा अपने पास अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस जो है इसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसका एक वर्ड हो रहा है एमोर्फस वर्ड का इसका यूज किया जाता है। एमोर्फस कई बार डायरेक्टली किया जाता है। एमोर्फस किसे कहते हैं, तो इसको हिंदी में लिख के भी दे सकता है एमोर्फस। एक्चुअली एमोर्फस है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है असमान आकृति का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें विशेषता होती है कि एक तो इनकी जो ज्यामिति होती है निश्चित होती है। तो अपने ये कह सकते हैं पहला, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। निश्चित। ऐसे ज्यामिति का क्या अर्थ है, ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति कह दो या इनकी आकृति कह दो। ये अपने किसी एग्जाम्पल में नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें अपने समझेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है, इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। ठीक है, ज्यामिति की जगह आकृति शब्द भी लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा आपने इसमें एक वर्ड और अपने इसमें लिखते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें लघुप्रासी और दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, जबकि अपने अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे कि केवल इनमें लघुप्रासी व्यवस्था होती है। अच्छा, इन शब्दों को अपने नेक्स्ट तीसरे एग्जाम्पल में इनको समझेंगे। तो इसमें लिखा है इनमें लघुप्रासी व दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घप्रासी क्रम पाया व्यवस्था इनमें लघुप्रासी और दीर्घप्रासी क्रम पाया जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनमें केवल लघुप्रासी क्रम या व्यवस्था, इनमें केवल लघुप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। अब अपने इसको समझते हैं कि क्या मीनिंग है लघुप्रासी व्यवस्था का, दीर्घप्रासी व्यवस्था का, ज्यामिति का, इनका मीनिंग क्या है। तो ये अपने थर्ड इसके एग्जाम्पल में समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। थर्ड इसके एग्जाम्पल में अपने इसको समझ लेते हैं कि क्या है। इस साइड क्लियर होगा, थर्ड अपने इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो, क्रिस्टलीय ठोस में अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला उदाहरण अपने ले रहे हैं इसमें क्वार्टर्स। फॉर्मूला होता है SiO2n, मतलब SiO2 यूनिट होते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, इसमें अपने एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं क्वार्टर ग्लास, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो क्वार्टर्स। ठीक है, क्वार्टर ग्लास भी आप देख सकते हो, इसको क्वार्टर ग्लास होता है, क्वार्टर ग्लास।
इसका भी जो फॉर्मूला होता है SiO2N, दोनों के फॉर्मूले से हमें कोई फर्क नहीं। क्या है इनमें अंतर? देखो इसमें क्या होता है कि क्वार्टज के अंदर व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है, इसके अपने 2D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 डायमेंशन इस प्रकार से होती है। इसमें इस प्रकार से मैं जो डार्क गोले कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, ये तो मान लो सिलिकॉन है, डार्क स्क्वायर है, ये तो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इस प्रकार से ये है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट। अच्छा, एक बार हम इसकी भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कांच की, जिसको क्वार्टर ग्लास में कहते हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से डार्क स्क्वायर किए हुए हैं, इसमें भी सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसमें हमने लिखा था कि इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो देखो बार बार यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये जैसा ये पैटर्न आ रहा है, हेक्सागोनल षटकोणीय जैसा पैटर्न आ रहा है, तो ये पैटर्न बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो अपने कह रहे हैं इसमें ज्यामिति निश्चित होती है। जबकि इसमें क्या है, बार बार ये एक ही जैसा पैटर्न नहीं आ रहा है, कभी ये षटकोणीय आ गया, कभी पंचकोणीय आ गया, इसी प्रकार इसमें देखो केवल 4 गुण है। तो ये क्या है, इसकी ज्यामिति या विभागति है निश्चित होती है। अच्छा, फिर हमने दूसरे गुण में लिखा था कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, इनमें लघुप्रासी व दीर्घप्रासी अवस्था कह दो या क्रम कह दो पाया जाता है। जबकि इसमें क्या है, केवल लघुप्रासी अवस्था। अच्छा, लघुप्रासी अवस्था का समझो पहले। जैसे ये सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन को आप ध्यान से देखो, तो ये जो सिलिकॉन है, ये नियर बाई, इस सिलिकॉन के नियर बाई आपको 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। किसी भी सिलिकॉन को देख लो, इसके नियर बाई आपको 3 ऑक्सीजन नजर आए, किसी भी सिलिकॉन को आप। तो ये है लघुप्रासी अवस्था, इसमें लघुप्रासी अवस्था पाई जाती है। जबकि इसमें हमने क्या लिखा, इसमें लघुप्रासी और दीर्घप्रासी दोनों व्यवस्था होती है। तो देखो लघुप्रासी तो है कि प्रत्येक सिलिकॉन के नियर बाई 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं। जबकि दीर्घप्रासी का अर्थ ये है कि जैसे ये स्ट्रक्चर षटकोणीय है, तो ऐसी स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रही है, ये षटकोणीय, तो इसको बोला इसमें दीर्घप्रासी। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों व्यवस्थाएं होती है, जबकि इसमें केवल लघुप्रासी व्यवस्था होती है। अच्छा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात तो कर ही रहे हैं, तो इसके साथ ही अपने सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर और एग्जाम्पल याद रखो, जितने भी बहुलक आते हैं, इसी के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके अलावा टेफ्लॉन
टेफ्लॉन वाला, ठीक है, ये भी एक बहुलक है। अरे इसके अलावा सेलोफेन, ये भी एक बहुलक है, सेलोफेन, है ना। इसके अलावा पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन। अच्छा, अब जैसे मैंने तो ये बोल दिया कि सेलोफेन है, टेफ्लॉन है, ये बहुलक है, और बहुलक है तो ये इसलिए आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो हमारे पास 12th क्लास के अंदर लेसन नंबर 15 कंप्लीट बहुलक का चैप्टर है, उसमें जितने भी बहुलक है सब आ जाएंगे। और बहुलक की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि यदि किसी भी नाम के आगे से पोली वर्ड लिखा हुआ है ना, तो पोली वर्ड लिखा हुआ है तो उसका वो बहुलक ही है, बहुलक, ठीक है। तो ये पॉलीयूरेथेन हुआ, टेफ्लॉन, जैसे टेफ्लॉन है इसका पूरा नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, तो ये पोली वर्ड आ गया तो ये क्या कहेंगे, बहुलक है। जैसे ये हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ध्यान रखिए जितने भी बहुलक होते हैं वो सारे के सारे एक्सियल ठोस में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा और कैसे पहचानेंगे एक्सियल ठोस को। यदि किसी में आपको ऐसा शब्द नजर आ जाए, रबर शब्द लिखा हुआ है, अच्छा रबर के साथ में कुछ लिखा हुआ है, आगे शब्द कुछ भी लिख दे, तो ध्यान रखो कि वो भी एक्सियल में ही आएगा। अच्छा, इसके अलावा प्लास्टिक वर्ड, किसी भी टाइप का प्लास्टिक वर्ड, प्लास्टिक बता दे वो, तो वो भी क्या आएगा, एक्सियल में आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सियल के अंदर ये सभी एक्सियल के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्रिस्टलीय ठोस में किसकी बात करेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखो कोई भी आपको धातु दे दे डायरेक्ट, जैसे उसने लिख दिया ऊपर धातु, है ना, 3 धातु, ऐसे कोई डायरेक्ट ऐसे धातु का नाम देता है और आपसे पूछता है ये क्रिस्टलीय या एक्सियल है, तो ध्यान रखो वो हमेशा क्रिस्टलीय ठोस होगा, डायरेक्ट ऐसे धातु देता है। अच्छा, इसके अलावा कोई धात्विक लवण दे दे आपको, धात्विक लवण दे दे, जैसे मान लो हमने ये कहा NaCl है, NaCl होता है नमक, ये क्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रखो जितने भी धात्विक लवण देगा क्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। जैसे मैंने कहा पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखो कोई भी आपको प्योर केमिकल, कोई शुद्ध रसायन आपको दे दे जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, शुद्ध रसायन आपको दे दे, जैसे मैंने कहा नेफ्थलीन क्या है, तो आप कहोगे नेफ्थलीन जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है। आप वो कहते हैं बेंजोइक अम्ल क्या है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल क्या है, तो बेंजोइक अम्ल भी क्या है, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। इस प्रकार से आपको बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न को क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आप आसानी से पहचानने लग जाओगे कौन से क्रिस्टलीय होते हैं और कौन से अक्रिस्टलीय। अच्छा, इसके अलावा हमने देखो अभी तक अपने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस है, इनके दो गुणों की बात कर ली, एग्जाम्पल कर लिए। इसके अलावा और भी इनकी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन प्रॉपर्टी को मैं मिटा देता हूँ। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टी है उनकी बात करते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और अपने अभी 7 मिनट मोर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि क्रिस्टलीय ठोसों में इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। विषम देशिकता, विषम देशिकता को अपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनआइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी। इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। इसका क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। अच्छा, जबकि इसमें क्या होता है, इनमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है, समदेशिकता का गुण पाया जाता है। अरे इनको अपने समझते हैं कि ये समदेशिकता और विषमदेशिकता क्या है। देखो जैसे हमने पहले कह दिया कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, और इसमें क्या होता है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने ये कहा कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसमें 2 प्रकार के अवयवी कण है और मैं उनकी अरेंजमेंट कर रहा हूँ इस प्रकार से कि इसमें एक तो अवयवी कण हो गई और उनकी अरेंजमेंट साथ में मैं लिखूँ, ये अवयवी कण है और ये उनकी अरेंजमेंट, और दूसरे टाइप के अवयवी कण है उसको मैंने ऐसे डार्क स्पेल के द्वारा ऐसे शो किया और उनकी
क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस है तो अवयवी कण तो वेल अरेंज होंगे, तो मैंने कहा ये वापिस अवयवी कण फिर आ गए, पहले टाइप का अवयवी कण फिर आ गया और फिर ये बी टाइप के अवयवी कण आ गए। इसी प्रकार वापिस फिर ये अरेंजमेंट आ गया, ए टाइप के अणुओं की अरेंजमेंट सेम ऐसी अरेंजमेंट फिर आएगी। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में हमने क्या कहा, अवयवी कणों की व्यवस्था होती है निश्चित, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कणों की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। जैसे ये कण आ गया, उसके बाद ये इसके पास में यहाँ कण आ गया, ये कण फिर यहाँ गया, फिर ये कण यहाँ गया, कोई भी वेल अरेंजमेंट नहीं होगी, कोई भी कण कहीं भी आ सकता है, तभी तो इसको अपने बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब अवयवी कणों की कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, आप क्या करो, इसका कोई भी भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं कि आप क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण आप अलग अलग दिशाओं में याद करोगे तो आपको अलग अलग प्राप्त होंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक भौतिक गुण दिया अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एक भौतिक गुण है। क्या होता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक होता क्या है कि अपने को पता है कि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना, और ये वेग किसमें है, निर्वात में। अब प्रकाश, ये जो प्रकाश की जो किरणें हैं जब भी किसी माध्यम में जाती है, ये मान लो ये कोई माध्यम है, इस माध्यम में ये जाएगी, तो माध्यम में इसका वेग क्या हो जाएगा, कम, है ना, जितना भी हुआ थोड़ा बहुत कम हो जाएगा माध्यम में इसका वेग, माध्यम में उसका वेग और निर्वात में उसका जो वेग होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। कि निर्वात में उसका वेग कितना था, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, इन दोनों का जो अनुपात आता है उसको अपने क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जैसे आप अपवर्तनांक पढ़ते हो, कांच के लिए पढ़ते हो, हीरे के लिए पढ़ते हो 2.0, है ना, कांच के लिए जाता है 1.6, कांच की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अपवर्तनांक क्या रहेगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक, जैसे मैंने कहा अपवर्तनांक है। अब आप क्या करो, पहले तो प्रकाश किरण को मान लो एक प्रकाश किरण है, ये मान लो एक प्रकाश किरण है, ठीक है, इस प्रकाश किरण का अपवर्तनांक मैंने इस डायरेक्शन में काउंट किया, ठीक है, ये ए से बी डायरेक्शन मान लीजिए, ए से बी डायरेक्शन में मैंने अपवर्तनांक काउंट किया और ये मुझे प्राप्त हुआ μ1। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसी प्रकाश, ये जो अपवर्तनांक है, मैं इसको इस डायरेक्शन से काउंट करता हूं, इसको मैंने नाम दिया μ2। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो μ1 है और ये जो μ2 है, ये सेम नहीं है, अलग अलग है, इनकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जब हमने क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात किए तो ये हमने अलग अलग प्राप्त हुए और इसी को बोलते हैं विषमदेशिकता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना विषमदेशिकता क्या है। अच्छा, विषमदेशिकता का क्वेश्चन इसमें यह है कि विषमदेशिकता किसे कहते हैं और यह किस कारण से होती है। तो आपसे कारण पूछा जाए तो आप लिखोगे क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है जिसके कारण ये विषमदेशिकता का अर्थ देते हैं। देखो निश्चित व्यवस्था है, इस निश्चित व्यवस्था में देखो प्रकाश किरण से गई तो इस साइड में कण ये बी टाइप के कण थे, इनको बी टाइप के कण थे, तो ये ए टाइप के कण है, तो इधर ये प्रकाश किरण वैसे गई तो ऊपर सभी बी टाइप के कण थे, यहाँ सभी ए टाइप के कण थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे प्रकाश किरण वैसे गई तो ये ए बी टाइप के जो कण है लगातार अल्टरनेट आ रहे हैं, है ना, तो इस कारण से क्या हुआ, अपवर्तनांक अलग अलग प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछे गए विषमदेशिकता किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक को भिन्न भिन्न दिशाओं में ज्ञात किया जाता है तो इनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं और क्रिस्टलीय ठोसों का यह विषमदेशिकता कहलाता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक क्वेश्चन हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता का कारण लिखो, तो आप क्या लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है और इसी कारण से ये विषमदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिकता का प्रदर्शन कीजिए, तो आप ये डायग्राम, ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन है बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, इसमें मैंने कहा समदेशिकता का गुण पाया जाता है, तो देखो आप प्रकाश किरण को किसी भी डायरेक्शन से क्रॉस करवा दो, क्योंकि अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था तो है नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन से अपवर्तनांक काउंट करो, μ1 μ2 μ3 किसी भी डायरेक्शन से काउंट कर लो, आपको अपवर्तनांक के मान
समान प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए अपने क्या करते हैं, इसमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्लास में अपने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के और भी जो गुण हैं उनका डिस्कशन करेंगे और जितनी भी आपकी कोशिश हो आप इस लेसन को पढ़ें, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने आप नोट सेल्फ नोट्स बनाएं और जितना आपका प्रयास हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करें